हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार एवं औद्योगिक नीतियां। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जितनी भी औद्योगिक नीतियां आई, हम उनको एक एक करके इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में जो मुख्य रूप से 6 बार औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। उनमें से देखिए, सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति 1956 तीसरी बार, 1977 चौथी बार, 1980, 1990 और 91। तो ये भारत में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। तो हम सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए, जो औद्योगिक नीतियां हैं उनके उद्देश्य क्या है कि भारत में औद्योगिक नीतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, पहली चीज क्या है? उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, यानी कि औद्योगिक नीतियों की सहायता से उत्पादकता में क्या की जा सके? वृद्धि की जा सके। रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सके, कि औद्योगिक नीतियों के जरिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। और उपलब्ध मानव संसाधन को बेहतर करना, विभिन्न माध्यमों से देश की प्रगति को गति देना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रतिस्पर्धा के स्तर से मेल खाने के लिए। तो औद्योगिक नीतियों से की सहायता से इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि औद्योगिक नीति की सहायता से क्या है कि वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। तो ये हमारी मुख्य रूप से ये औद्योगिक नीति है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1948 वाली औद्योगिक नीति के बारे में। तो देखिए, औद्योगिक नीति 1948, इसकी घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई। और इसके जो मुख्य व्यक्ति जिसने इसकी घोषणा की, तो वो कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका नाम याद रखना कि 1948 की औद्योगिक नीति। और इसमें नाम किसका याद रखना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी औद्योगिक नीति के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था घोषित हुई? तो 1948 की औद्योगिक नीति के दौरान। तो इस औद्योगिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। अब देखिए, ये जो औद्योगिक नीति, इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया गया। लघु और कुटीर उद्योगों को सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है? पहली चीज है 1948, दूसरी चीज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरी चीज है लघु एवं कुटीर उद्योग, इनको महत्व दिया गया। और चौथी चीज क्या है? विदेशी निवेश पर क्या था? प्रतिबंध था। अब देखिए, जो 1948 की औद्योगिक नीति है, इसमें जो उद्योग है, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में उद्योगों को बांटा गया। तो देखिए, पहली जो श्रेणी है उसमें क्या है? जो केंद्र है, केंद्र का एकाधिकार। पहली श्रेणी में केंद्र सरकार का एकाधिकार। तो ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, रेलवे का प्रबंधन आदि ऐसे उद्योग जिन पर केंद्र सरकार का एकाधिकार था, यानी ये निजी क्षेत्र के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित थे। तो पहली श्रेणी ये होगी। दूसरी श्रेणी क्या है? आधारभूत उद्योगों की श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी है? आधारभूत उद्योग। तो उनकी स्थापना तो किसके द्वारा की जाएगी? स्थापना सरकार द्वारा, लेकिन संचालन निजी क्षेत्र द्वारा। ये दूसरी श्रेणी है। पहली श्रेणी में केंद्र सरकार का एक अधिकार, दूसरी श्रेणी में जो स्थापना है वो सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन संचालन निजी क्षेत्र द्वारा। अब देखिए, तीसरी श्रेणी में 18 उद्योग आते हैं जो निजी क्षेत्र के लिए है, लेकिन इनका संचालन भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी इस पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये कौन से? निजी है। ये 18 उद्योग है निजी, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। नियंत्रण होगा सरकार का। और बाकी शेष जो सभी उद्योग है वो चौथी श्रेणी में आएंगे।
और निजी क्षेत्र में रहेंगे। तो ये 4 श्रेणियां थी औद्योगिक क्षेत्र की, उद्योगों की ये 4 श्रेणियां थी। कौन सी? 1948 की औद्योगिक नीति में। अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये हमारी अब दूसरी नीति है जो कि औद्योगिक नीति 1956 है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1951 में सरकार ने लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था कब शुरू की गई? तो 1951 में। इसकी शुरुआत कब हुई लाइसेंसिंग की? 1951 में। अब देखिए औद्योगिक नीति 1956, तो इस नीति ने औद्योगिक नीति की बुनियादी रूपरेखा तैयार की। अब देखिए इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। ये जो नीति है 1956 वाली, इसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है इसको। इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए 1956 की औद्योगिक नीति के तहत जो उद्योग है उनको 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? जो पहली श्रेणी है उसमें कितने उद्योग आते हैं? 17 उद्योग। जो पहली श्रेणी है 3 में से पहली श्रेणी में 17 उद्योग, जिसमें जो कि क्या थे? सार्वजनिक क्षेत्र की। पहली श्रेणी में 17 उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र, यानी इसका संचालन कौन करेगी? सरकार। अब देखिए जो दूसरी श्रेणी है उसमें कितने उद्योग आते हैं? उसमें आते हैं 12 उद्योग। दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग आते हैं और ये मिश्रित श्रेणी, ये मिश्रित श्रेणी में आते हैं, यानी इसका संचालन पब्लिक और प्राइवेट दोनों के द्वारा किया जाएगा, यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए। यानी ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, यानी सार्वजनिक और निजी पार्टनरशिप पर। तो ये दूसरी श्रेणी है। और तीसरी जो श्रेणी है वो तीसरी श्रेणी कौन सी है? वो है निजी। इसमें सभी निजी क्षेत्र, निजी उद्योग आते हैं। तो ये 3 श्रेणियां हैं उद्योगों की। अब देखिए अब आगे चलते हैं औद्योगिक नीति 1977। तो यह नीति 1956 की नीति का विस्तार थी। ये ध्यान रखना, जो 1977 की नीति है वो किसका विस्तार थी? 1956 की जो नीति थी उसका विस्तार, इसी का विस्तार थी। मुख्य चीज इसमें क्या थी? गरीबों को रोजगार देना 1977 में, और धन के संकेंद्रण में कमी लाना। इसमें मुख्य चीज क्या थी? कि गरीबों को रोजगार देना। एक तो क्या था? रोजगार, प्लस दूसरी चीज क्या है? धन का जो संकेंद्रण है उसमें कमी लाना, यानी धन को धन संपत्ति जो कि एक जगह इकट्ठी होती थी उसमें कमी लाना। अब देखिए यह नीति प्रमुख रूप से विकेंद्रीकरण पर केंद्रित थी, यानी धन के संकेंद्रण में कमी लाना, यानी यह विकेंद्रीकरण पर केंद्रित थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विकेंद्रीकरण पर केंद्रित कौन सी नीति है? तो विकेंद्रीकरण पर आधारित कौन सी नीति है? तो 1977 की औद्योगिक नीति विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसने लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी। इसने टीनी यूनिट नामक एक नई इकाई बनाई। इस नीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ये एक भी पॉइंट याद रखने लायक है। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। इसमें इस नीति के तहत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। अति लघु व लघु उद्योगों को परिभाषा जनसंख्या व निवेश आधारित थी इस नीति के दौरान। तो देखिए इसमें जो याद रखने लायक मुख्य पॉइंट वो कौन कौन से है? तो देखिए पहली चीज क्या है कि यह नीति विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। दूसरी चीज क्या है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध था इस नीति के दौरान। तीसरी चीज क्या है? जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। तो ये चीजें इसमें मुख्य थी। और ये 1956 की नीति का विस्तार, यानी ये 1956 में जो नीति थी उसका विस्तार है। तो ये चीजें इसमें मुख्य है।
तो ये थी हमारी 1977 की औद्योगिक नीति। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या है? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उसका उचित उपयोग करना था। यानी इस एक्ट के तहत जो विदेशी मुद्रा का लेन देन होता था वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता था, उसका एक विनियमन होता था। यानी उस पर सरकार की निगरानी होती थी। विदेशों पर जैसे कोई भी विदेशी लेन देन होता था तो उस पर सरकार की निगरानी होती थी। अब देखिए ये जो अस्तित्व में कब आया? 1973 यानी 1973। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना कि ये 1973 में अस्तित्व में आया और इसके तहत सजा का प्रावधान भी होता है। तो देखिए इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण रखना भी था। अब देखिए एक्ट की विशेषताएं हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये अस्तित्व में कब आया? फेरा अस्तित्व में आया 1973 में। अब देखिए इसमें देख लेते हैं छोटे रूप में। फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी को अधिकृत करना। यानी जो भी विदेशी विनिमय के लेन देन होते हैं, लेन देन, तो उसमें आरबीआई जो होता है वो एक व्यक्ति या कंपनी को नियुक्त करता था जो कि उस लेन देनों की निगरानी रखती है। अब देखिए गैर अनुपालन, यानी गैर अनुपालन के मामले में समीक्षा और ऑथराइजेशन के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फॉरेन एक्सचेंज लेन देन के लिए डीलरों को अधिकृत कराना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मुद्राओं के कन्वर्जन के लिए मनी चेंजर के लिए अधिकृत करना, मुद्राओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध। इसके तहत मुद्राओं का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं हो पाता। फाइनेंशियल करेंसी से जुड़े लेन देन में प्रवेश करने के लिए ऑथराइज्ड डीलरों के अलावा अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध, बिजनेस सिक्योरिटीज को जारी करने पर प्रतिबंध और भारत के बाहर अचल संपत्तियों को रखने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस एक्ट के तहत भारत के बाहर अचल परिसंपत्तियों को रखने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक देखिए भारत के बाहर निवासी को भुगतान करने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। जहां भी आवश्यक हो जानकारी मांगने या और डॉक्यूमेंट्स को जब्त करने की आरबीआई की पावर, तो ये चीजें थी इस एक्ट के तहत। अब चलते हैं आगे। तो देखिए 1980 में क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र के 1980 की नीति को देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को पहचानने के अलावा आईपीआर 1980 ने कुछ स्पष्टीकरण और विस्तार प्रदान किए। स्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग। देखिए 1980 की जो नीति थी उसमें क्या था? स्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना, उच्च उत्पादकता और अधिक रोजगार, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़ी इकाइयों के लिए अधिक अधिमान्य उपचार, निर्यात उन्मुख और आयात प्रतिस्थापन, उद्योगों को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था का कृषि आधार बढ़ाने के लिए कृषि संवर्धित उद्योगों को तरजीह देना। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि निर्यात उन्मुख और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को बढ़ावा देना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें ये चीज पर ध्यान देना थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर एक एक्ट है MRTP एक्ट। ये कब आया? 1969 में। तो देखिए ये जो इसको क्या कहते हैं? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक या अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। तो MRTP एक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं MRTP एक्ट। तो ये
1969 में आया। अब देखिए 25 करोड़ से अधिक संपत्ति वाली किसी भी कंपनी के विस्तार हेतु भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक थी। इसके तहत क्या थी कि जो 25 करोड़ से अधिक संपत्ति वाली कंपनी को भारत सरकार से जो अनुमति लेनी आवश्यक थी, और ये था 1969 में। 1969 में ये जब एक्ट आया उस समय ये प्रावधान था कि कोई कंपनी है, उसकी संपत्ति अगर 25 करोड़ से अधिक है, 25 करोड़ से अधिक है, अगर वह विस्तार करना चाहती है या किसी इकाई को मर्ज करना चाहती है तो उसको सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। यह 1969 में सीमा थी। अब 1980 के दौरान ये सीमा क्या कर दी, 50 करोड़, यानी 50 करोड़ से अधिक वाली कंपनी के लिए अनिवार्य था। और 1985 में ये सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी, 100 करोड़ कर दी, यानी 100 करोड़ से प्लस वाली संपत्ति वाली जो कंपनी होगी उसके लिए ये अनिवार्य था। तो देखिए, और इसको 1991 की औद्योगिक नीति के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको 1991 में समाप्त किया गया। देखिए, औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था, और जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। इसका उद्देश्य क्या था, ये ध्यान रखना, इसका उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। और एकाधिकार पर नियंत्रण करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन कि एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या था, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण करना। इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम, जो अनुचित व्यवहार हो या जो व्यापार प्रतिबंधित हो उस पर रोकथाम करना। और उस समय जब ये एमआरटीपी एक्ट 1969 लागू हुआ, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अब आगे आती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इसको हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही शानदार से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में एलपीजी को अपनाया गया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन सभी को एक अलग सी क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस आगे लेकर आता रहूँगा। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।